Hello students, welcome to Aryan Padhaku. I am your biology mentor Snati Pandey. बच्चों हम लोग करने वाले हैं अपने जेनेटिक्स वाले यूनिट का एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और उसके बाद करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले से ही पता है ये चैप्टर है जेनेटिक्स का, तो सबसे कॉमन चीज जो इसमें आएगी दैट इज जेनेटिक्स, उसी से रिलेटेड टर्म्स आपके आने वाले। आई होप आप सबको पता ही होगा, हम लोग तो बस एक क्विक रिवीजन करें। सो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक्स होता क्या है? ये होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हेरिडिटी होती है हमारे पेरेंट टू पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स और फिर हमारे में आती है, दैट इज हेरिडिटी। और उसके साथ साथ जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है, उसकी भी स्टडी जेनेटिक्स में की जाती है। तो आप सबको पता है जो मेंडल साहब थे, ग्रेगर मेंडल, इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, वैसे तो आप सबको पता ही होंगे लेकिन फिर भी एक ब्रीफ कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये मतलब एक बेसिस होता है हेरिडिटी का। दूसरी चीज आती है वेरिएशन। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में उनके पेरेंट्स से, दैट इज वेरिएशन, जो चेंजेस होते हैं। कैरेक्टर ये हेरिटेबल फीचर होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच का। नाउ ट्रेट क्या होता है? ये भी हेरिटेबल फीचर होता है अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन की। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन होता है दैट इज द रीशफलिंग ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी रीशफलिंग हो जाती है। और दूसरी बात करें तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट का अफेक्ट होता है, पेरेंट्स किसी और कंट्री में रह रहे हैं, हम लोग किसी और कंट्री में चल जाए, या कोई प्लांट है इस जगह पे पाया जाता है जहां बहुत गर्मी हो और फिर वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में चला जाए तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। दैट्स वाई उसमें जो चेंजेस आते हैं वही वेरिएशन होता है। और म्यूटेशन तो आपको पता ही है, कुछ सडन जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज म्यूटेशन। चलिए मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो भाई अब बात आती है मेंडल साहब के लॉ की, तो चलिए इनके लॉ को भी पढ़ लेते हैं। मेंडल साहब जो थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाया था, पता ही है आप सबको। किस पे करवाया था? तो भाई गार्डन पी पे करवाया था ना, पायसम सटाइवम पे करवाया था, और 7 ईयर्स तक किया था। मजे की बात यह है कि 7 ट्रेड्स भी लिया था और 7 ईयर्स तक भी किया था। और फिर इन्होंने 7 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब पी प्लांट क्यों लिया था, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि पी प्लांट लेने का रीजन क्या था। तो चलिए बता देते हैं भाई, पी प्लांट लेने का रीजन क्या था। पी के पास बहुत सारे अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। अभी हम लोग इनके ट्रेड जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे। लाइफ स्पैन की बात करें तो पी प्लांट की लाइफ स्पैन जो होती है बड़ी छोटी होती है, शॉर्ट होती है। फ्लावर्स जो होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो होते हैं दे आर बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला, वो कोरोला से कवर अप होते हैं। इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट। इनको क्रॉस पॉलिनेट करवाना भी बड़ा इजी काम है। दे हाइब्रिड दस प्रोड्यूस वेयर फर्टाइल। अब जो इनके हाइब्रिड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या बनते हैं? फर्टाइल हो जाते हैं। आगे बढ़े हम लोग। तो मेंडल साहब का काम सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसके भी पीछे का रीजन जान लेते हैं भाई, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक कैरेक्टर के ही बारे में एक बार में स्टडी किया था। दूसरी बात, जितने अवेलेबल टेक्निक थी उनको अवॉइड किया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बाय अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन, ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाए। इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को भी अप्लाई कर दिया था। यही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स स्टैटिक्स को इन्वॉल्व कर लिया था और उसके बाद एनालिसिस किया था रिजल्ट का। फिर बात करें तो मेंडल साहब ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, वी ऑल नो दैट, जो कि गार्डन पी में हमें मिला था। चलिए अब इनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे क्या क्या, चलिए एक बार जल्दी से बता देते हैं। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो इन्होंने लिया था, सबसे पहले बच्चों इन्होंने जो सीड लिया था वो एक राउंड था और एक रिंकल था, है ना। शेप की बात हो गई तो शेप, राउंड और रिंकल। कलर की बात करें तो एक येलो था और दूसरा ग्रीन था, सीड का कलर। फ्लावर के कलर की बात करें तो एक वाइट था
दूसरा वॉयलेट, ओके। और पॉड शेप आपको पता है, एक फुल था और एक कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द सीड्स के बीच में था, और कलर येलो एंड ग्रीन ये थे। अब स्टेम जो थे दैट इज एक्सियल, टर्मिनल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए थे। देखिए हर एक दूसरे का ऑपोजिट है ये, सो दे आर कंट्रास्टिंग। नाउ अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ट्रू ब्रीडिंग की जो पी लाइन्स थी उनसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर आप कह सकते हो उसे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। अब ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी ना, दे आर इनमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहे थे और शो कर रहे थे स्टेबल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस को। कंटिन्यूअस इसमें क्या हो रहे थे? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहे थे। आगे बढ़े हम लोग। सो सी कैसे इन्होंने करवाया था, देखो ये प्लांट था, पी फ्लावर है, ये पेटल, स्टिग्मा, एंथल, स्टेमन एंड कार्पेल, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स थे अलग अलग। अब देखो इन्होंने क्या किया था, ये पेरेंट प्लांट है ना, तो अब इसमें से इन्होंने ये वाला जो फ्लावर था इसमें से एंथर वाला पार्ट को रिमूव कर दिया था, और एंथर को रिमूव करने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, जो उसके मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट मिला था, उसका रिजल्ट ये आया था। देखो जितने प्लांट है सब सेम साइज के हैं, सेम कलर भी है, ओके। चलिए आगे देखें हम लोग। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमें क्या मिलता है? सो मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था टॉल और डॉर्फ का, टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट का, और कलेक्ट किया था सीड्स को, वो ऑब्टेन्ड हुए थे हमें इस क्रॉस में। मतलब इस क्रॉस से ओवरऑल आपको सीड्स के बारे में पता चल रहा था। सो ही ग्रू ऑल द सीड टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। जैसे ये ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड है, ये ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड है, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो जितने के जितने मिले सारे ग्रीन पॉड मिले। मतलब कंबाइन नहीं हो रहे थे, ये ग्रीन और येलो कंबाइन नहीं हो रहे थे, अपने आप को अलग विजुअलाइज कर रहे थे। F2 जनरेशन में दोनों चीजें विजुअलाइज हो जा रहे थे। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टॉल प्लांट था वो टॉल ही रह गया, जो इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर करवाए थे कि जितने टॉल वाले थे वो सारे टॉल ही बने, शॉर्ट वाले नहीं बन पाए। जब हम लोग भी क्रॉस करवाते हैं तो टॉल ही मिलते हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रेट। अब ऐसे ही जितने भी उन्होंने ट्रेट्स लिए थे, सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्हें मिलता गया, वेरिएशन नहीं दिखा इनको। सो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था F1 प्लांट में और फाउंड किया था कि जो F2 जनरेशन है सम प्लांट्स का, वो डॉर्फ हो गए। F2 जनरेशन में क्या मिलते हैं? डॉर्फ मिल जाते हैं ना। लाइक ये वाला कैरेक्टर जो होता है ये डॉर्फ का कैरेक्टर होता है, और टॉल वाला ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब किसके होते हैं? टॉल के होते हैं। लास्ट में हमें एक मिलता है F2 में, दैट इज डॉर्फ। जो प्रोपोर्शन था डॉर्फ प्लांट का, दैट इज 1/4 एंड टॉल प्लांट 3/4। प्रपोर्शन इसका कितना था बच्चों? 1/4 था ना। और अगर ये टॉल वाले की बात करें तो टॉल वाले हमें 3/4 मिलते थे। ये मिला, फिर ये मिला, और लास्ट में ये मिला। तो ये तो तीनों क्या हो गए? टॉल हो गए, और ये एक क्या हो गया? डॉर्फ हो गया। तो दैट इज 3/4 और 1/4। ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग। तो देखिए ये है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है बच्चों, दैट इज पेरेंट। ये एक टॉल है, एक डॉर्फ है। F1 जनरेशन में टॉल ही मिल गए। फिर अगर F2 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे टॉल और एक डॉर्फ मिल गया। इजी सी चीज है, आप सबको पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यूनेट स्क्वायर की बात करें, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो प्यूनेट स्क्वायर में देखो क्या किया था इन लोगों ने, टॉल लिया था और ये डॉर्फ लिया था, गैमेट्स बना लिया अलग अलग, F1 जनरेशन करवा ली। ओके, तो भाई सिंपल सी चीज है, आपको पता है 50-50% का रेशियो भी कहाँ मिलता है, तो वो हमें प्यूनेट स्क्वायर में ही अक्सर जब क्रॉस करवाते हैं। लेकिन गैमेट्स कैसे होने चाहिए? देखिए यहाँ पे गैमेट्स, एक गैमेट ये है और दूसरे गैमेट जो है वो ये है। अब इसका क्रॉस करवाओगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको? सिंपल सी चीज है, पूरा का पूरा 50 मिल जाएगा, है ना। सो सारे के सारे यहाँ पे टॉल ही मिल गए।
फाइन। नाउ अब अगर इनका फिर से क्रॉस करवाया जाए तो ये देखो गैमेट्स अगर ये बने, इनका अगर आप क्रॉस करवाओगे अपने नोटबुक में करके देखो तो क्या मिलेगा यहाँ पे जो मिलेगा इसमें से एक आपको डॉर्फ मिलेगा, बाकी 3 जो होंगे वो टॉल मिलेंगे। आप अपनी कॉपी बुक पे करके देख सकते हो। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा दैट इज 3:1, मतलब 3 टॉल 1 डॉर्फ होंगे, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा, मतलब एक तो प्योर होगा दैट इज होमोजाइगस, है ना, एक होमोजाइगस होगा, और बाकी 2 में चेंजेस होंगे वो भी टॉल होंगे। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये और ये तीनों टॉल होंगे और ये डॉर्फ होगा। लेकिन जब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो दैट इज होमो, ये सेम है और ये दोनों एक हो जाएंगे और ये एक, मतलब 1:2:1। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग, टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। सी, अब टेस्ट क्रॉस में कैसे करते हैं तो ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये टेस्ट क्रॉस का। वैसे ये भी इजी है, जितने क्रॉस है सब इजी है, क्रॉस करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया, यहाँ भी होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया। अब यहाँ पे एक डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप पता ही नहीं है तो उसका क्रॉस करवाया गया है। सो सी, इसके जो गैमेट्स बनाएंगे ये बन गए। अब यहाँ से इसके गैमेट्स हमें ये मिल रहे हैं, क्लियर, और यहां से इसके गैमेट्स हमें स्मॉल w मिल रहे हैं, स्मॉल। अब चलिए इसका अगर क्रॉस करवाया जाए तो यहाँ पे देखो ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। तो जितने फ्लावर्स हैं दे आर कलर ऑफ वॉयलेट कलर के हैं, और इसमें देखो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। हाफ ऑफ द फ्लावर जो है दे आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, आधे वाइट है आधे वॉयलेट है। सो रिजल्ट क्या है, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अननोन फ्लावर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और इंटरप्रिटेशन, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताया गया है, दोनों कंडीशंस के लिए देखो चेंजेस आ जा रहे हैं। एक के लिए क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जा रहा है और दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस हो जा रहा है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट, principal law of inheritance. What is it? So see, based on the observation of monohybrid cross, जो हम लोगों ने monohybrid cross पे करवाया था, तो मेंडल साहब ने 2 लॉ प्रपोज किए थे इनहेरिटेंस के लिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, एक डोमिनेंस है एक सेग्रीगेशन है। सी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। सो फैक्टर जो होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, इनको अकेले रहने में डर लगता है, सो ये हमेशा पेयर में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर, एक मेंबर जो होता है, वन मेंबर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। जैसे अगर 2 लोग कहीं जा रहे हो तो एक कहे कि हमें इधर जाना है तो दूसरा उसके साथ चला जाएगा, ये नहीं कि वो अपोजिट जाएगा। सो एक डोमिनेंट होता है, दूसरा जो होता है दैट इज रिसेसिव। वरना अगर दोनों एक जैसे होंगे तो लड़ाई हो जाएगी, क्लैशेस हो जाएंगे, कोई कहीं जा ही नहीं पाएगा, वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो एलिल्स जो होते हैं ये ब्लेंड नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती है। जैसे ग्राइंडर में आप डाल के कुछ चीज को मिक्स कर देते हो तो वैसे यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है एलिल्स की, वो अलग अलग होते। बोथ कैरेक्टर जो होते हैं रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दोनों कैरेक्टर को गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल है, शॉर्ट है, ओके तो ये तो गैमेट मतलब जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट वो है, लेकिन अब इसका गैमेट बनाएंगे तो एक टॉल मिलेगा एक डॉर्फ मिलेगा। सेपरेट कर लिए गए दोनों गैमेट्स, फाइन। तो ये F2 जनरेशन में देखने को खासकर मिल जाते हैं। अब सी, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो ट्रेट होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। जैसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से और पास होते हैं डिफरेंट गैमेट में। सेग्रीगेशन के मतलब से ही समझ में आ रहा है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, किसी चीज का सेग्रीगेशन करना मतलब उसको अलग अलग करना। सो होमोजाइगस जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर काइंड के गैमेट्स, बट हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। अब भाई होमोजाइगस की बात करें तो इसके गैमेट तो सेम ही होंगे, और अगर हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है तो इसके गैमेट भी तो 2 होंगे, यही तो होंगे। सो डिफरेंट गैमेट्स हो जाते हैं हेट्रोजाइगस की कंडीशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है भाई? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक फिनोमेना है जिसमें जो दोनों एलिल होते हैं ये डोमिनेंट हो जाते हैं,
डोमिनेंट मतलब दोनों झगड़ा कर लेते हैं, दोनों आपस में युद्ध कर लेंगे, और फिर एक्सप्रेस क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड टाइप का कुछ एक्सप्रेस होता है, फाइन मिक्सचर हो जाता है, जो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का रास्ता ये लोग निकाल लेते हैं, ना इधर ना उधर, बीच वाला रास्ता अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है। अब ऐसे में सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, मर्ज होते हैं, तो ये बना लेते हैं पिंक कलर के फ्लावर को। ना ये कंप्लीटली रेड है, ना ये कंप्लीटली व्हाइट है, इट इज अ मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर है, ये हाइब्रिड है। ओके, सो स्नैपड्रैगन के केस में जो आपकी बुक में दिया है मिराबिलिस जाल्पा, इसमें 2 टाइप की प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स थी। एक क्या था, रेड फ्लावर थे, और एक व्हाइट फ्लावर थे। ओके, रेड और व्हाइट फ्लावर थे। जब क्रॉस करवाया गया दोनों के बीच में, तो F1 प्लांट जो था इसने पजेस किया पिंक फ्लावर को, दैट पजेस पिंक फ्लावर, मतलब पिंक कलर के फ्लावर आ गए, ना रेड ना व्हाइट। अब जब सेल्फिंग की गई दोनों में, तो F2 जनरेशन में एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक व्हाइट मिला, है ना। जो पिंक फ्लावर था, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे आपने कुछ एनिमल्स भी देखे होंगे कि उनकी बॉडी पे पैचेस होते हैं, लाइक कोई व्हाइट कलर का डॉग है, उस पे ब्लैक कलर के पैचेस है, या व्हाइट कलर की काऊ है, उस पे कुछ पिच कलर का या स्किन कलर के पैचेस है, तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, ठीक है। या कुछ मिक्सिंग ब्लेंडिंग भी आ जाती है। सी पेरेंट्स की जनरेशन है, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये गैमेट्स बन गए। अब F1 जनरेशन में जितने के जितने हुए वो पिंक कलर के हो गए। ओके, नाउ फिर इनका क्रॉस करवाया गया, तो इनके गैमेट्स बनाए गए। अब गैमेट्स बनाने में जब इनका रिजल्ट आया, तो सी एक रेड मिला, 2 पिंक मिला और एक व्हाइट मिला। ये वाला रेड है, ये पिंक है और ये व्हाइट है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, ये स्नैपड्रैगन का फ्लावर है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ कोडोमिनेंस की बात करें, नहीं वो जो पैचेस वाली बात थी बेटा, दैट इज कोडोमिनेंस में आती है। जैसे किसी एनिमल में हम लोग जो पैचेस देखते हैं वो कोडोमिनेंस में आता है, इनकम्प्लीट में नहीं। इनकम्प्लीट में कंप्लीटली फ्यूजन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। सो कोडोमिनेंस जो होता है ये फिनोमेना होता है 2 एलिल्स का, जिसमें लैक हो जाते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप में, और दोनों शो कर देते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि आपने कुछ स्नैक्स के बारे में भी देखा होगा, या डॉग जो अभी एग्जाम्पल बताया वो देखा होगा, या काऊ, या कोई भी एनिमल जिसकी बॉडी पे पैचेस पड़े हो या कुछ बॉडी का कलर अलग दिख रहा हो, तो वहां पे कोडोमिनेंस की केस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड है ब्लू कलर की, ये बर्ड है व्हाइट कलर की। अब दोनों का जो ऑफ स्प्रिंग बना, ये ब्लू और व्हाइट दोनों है। सी कुछ कलर इसके ब्लू है और यहाँ पे ये वाला कलर व्हाइट है ना, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो ह्यूमन बीइंग में भी कोडोमिनेंस की कंडीशन होती है। ह्यूमन बीइंग में एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। किससे कंट्रोल होता है? आई जीन से कंट्रोल होता है। आप सबको पता है 3 एलिल होते हैं, IA, IB एंड I। ओके, नाउ अगर कोई पर्सन है वो कंटेन कर रहे हैं 2 और 3 एलिल, 2 और 3 एलिल को, सो IA और IB जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं I पे। भाई 4 ही तो ब्लड ग्रुप होते हैं, ABO-AB। तो ये क्या होता है? IA, ये IB, ये I हो जाएगा और ये IA एंड IB ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कोडोमिनेंस। अब सी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं रेड ब्लड सेल के, इसके पास शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि प्रोट्रूड करते हैं फ्रॉम इट्स सरफेस, अपने सरफेस से, और ये काइंड एक टाइप का शुगर होता है जो कंट्रोल करता है जीन्स को। नाउ जब IA और IB प्रेजेंट होते हैं एक साथ, तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने टाइप का ओन टाइप के शुगर्स को बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, और यहीं पे ब्लड ग्रुप बनता है IA-IB, मतलब कि AB ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो जो AB ब्लड ग्रुप का कंडीशन होता है दैट इज कोडोमिनेंस। अब सी यहाँ पे ब्लड ग्रुप ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए दी गई। भाई जितने ह्यूमन है 4 ही ब्लड ग्रुप है, ABO and AB। So allele from parent 1 IA है, allele from parent 2 ये भी I है। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा? IA। भाई जब दोनों में IA है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा?
ए, ठीक है। नाउ अगर एक पेरेंट IA है, दूसरे पेरेंट IB हैं, तो क्या हो जाएगा IA IB और ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB, मतलब ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप वहां उस टेबल में बताया जा रहा है। अगर एक पेरेंट IA है, दूसरे I हैं, ये ओके, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा वो ये बनेगा और जो चाइल्ड होगा उसका ये ब्लड ग्रुप होगा A। नाउ अगर दूसरे कंडीशन में IB है और यहाँ पे IA है, तो सिंपली ये सेकेंड वाली कंडीशन है IA IB और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनेगा AB। क्लियर? अब IB और IB, तो ये भी सिंपल सी चीज है, ब्लड ग्रुप बनेगा ऑफस्प्रिंग का O। और अगर IB और I है, तो जैसे IA और I में था, तो यहाँ भी जो जीनोटाइप बने, अरे ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज B। और अगर भाई ना IA है ना IO है, सिर्फ और सिर्फ I है, तो ये क्या होगा, दोनों पेरेंट्स में अगर I है तो ये बन जाएगा O विदाउट एनी कंफ्यूजन। बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, या इसे हम लोग कह सकते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। अब सी इसमें क्या होता है, क्रॉस होते हैं दो पेरेंट्स के बीच में डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिनके पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। When two pair of trait जो होते हैं ये कंबाइन किए जाते हैं इन अ हाइब्रिड, तो जो सेग्रीगेशन होता है वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ही यहाँ पे बात हो रही है। सो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं दे आर राउंड ग्रीन, दे आर राउंड ग्रीन होते हैं, रिंकल्ड येलो होते हैं और फॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेट को। किस लिए भाई? फॉर सीड शेप। सीड शेप की तो बात हो रही है, एक राउंड है एक रिंकल है, तो वो किसको फॉर्म करेंगे? सीड के शेप को। नाउ जो राउंड और रिंकल्ड होते हैं सीड और कलर, ये क्या होंगे? येलो और ग्रीन। सिंपली मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं आप। सो यहाँ पे देखो पेरेंट जनरेशन है, यहाँ पे राउंड येलो है, गैमेट्स बना लीजिए आप, आपको पता ही है गैमेट्स क्या बनेंगे भाई, राउंड है तो ये होगा, येलो है तो ये होगा, रिंकल्ड ग्रीन है सो स्मॉल r एंड स्मॉल y। अब इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे, है ना। गैमेट्स बनने के बाद भाई सिंपल सी चीज है, इसको आपको क्रॉस करवाना है, तो ये क्रॉस आपको करके दिया हुआ है, आप खुद भी करवा लीजिए, बड़ी इजी सी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना है। जितने गैमेट्स बने हैं उन सबको क्रॉस करवाना है मेल और फीमेल में, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे जो F2 जनरेशन में रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं 9 येलो, ये देखो 9 राउंड मिल रहे हैं, राउंड 9, राउंड येलो 9 मिल रहे हैं। तो ये राउंड येलो, ये भी 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 राउंड येलो, ये भी, ये सारे हो गए राउंड येलो। उसके बाद मिल रहे हैं राउंड ग्रीन, तो ये देखो ये यहाँ पे राउंड ग्रीन है, ये बन गए 3, ये बन गए 9। उसके बाद है रिंकल्ड येलो, तो बेटा ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये भी हो गए 3, और सिर्फ एक बचा दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। तो क्या रेशियो बन गया? 9:2, 3:2, 3:1, ये रेशियो आपका बन गया, दैट इज अ फेनोटाइपिक रेशियो। नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज इट? सो क्रोमोसोम जो होते हैं और जीन जो होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये कभी भी सिंगल नहीं होते। When two allele of a gene pair जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं अगर सेम लोकस पे, if they are located on same locus on homologous chromosome, सेम लोकस पे होते हैं homologous chromosome पे। सजन एंड बावरी जो थे इनके बीच में कुछ डिस्कशन हुआ था दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कैसे उनकी पेयरिंग होती है, कैसे सेपरेशन होता है, और उसके बाद इन्होंने सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर बताया था जो कि जीन कैरी करते हैं, है ना। चलिए, इनका जो डिस्कशन था, इसके बाद भाई डिस्कशन के बाद क्या होता है, एक रिजल्ट निकालना था, है ना। तो सटन ने यूनाइटेड किया था नॉलेज को, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जो मेंडल साहब का प्रिंसिपल था उसको भी थोड़ा लेके इंक्लूड करके, और बताया था इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मतलब मेंडल साहब का भी रोल था, सटन साहब का भी रोल था, और उन्होंने जो रिजल्ट दिया था वो सब उसमें इंक्लूडेड थे। सो सी इसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था जर्म सेल में और फॉर्मेशन हुआ था सेल विथ 4 क्रोमोसोम। देखो ये क्या थे, ये गैमेट 1 है, ये गैमेट 2 है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो ये मियोसिस एनाफेज 1 की कंडीशन आ गई, पहला मियोसिस था। अब उसके बाद देखो इसमें बाइवैलेंट कैरेक्टर मिले, मतलब कुछ कैरेक्टर इसके भी मिले हैं और कुछ कैरेक्टर इसके भी, दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे पाए गए। फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, एनाफेज हुआ, तो यहाँ पे देखो ये सेपरेट होने लगे बेटा, है ना, येलो कलर अलग हो गया, ऑरेंज कलर अलग हो गया। अब देखो जो जर्म सेल बने वो पूरे के पूरे सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ओके, तो 4 क्रोमोसोम्स फाइंड आउट हुए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सी कंपैरिजन जो है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स का, ये भी बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है। सो दोनों पेयर में होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था दे बोथ आर अकर इन पेयर्स। फाइन, सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट, कब सेग्रीगेट होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है तब सेग्रीगेट होते हैं, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पार्ट इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट गैमेट में ट्रांसमिट होता है। ये भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट होते हैं और ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। Now, independent pairs segregate independently of each other. जो independent pair होते हैं ये segregate हो जाते हैं independently हर pair पे। One pair segregate independently, सिर्फ और सिर्फ एक pair segregate होता है दूसरे pair पे। चलिए, now next thing is chromosomal theory of inheritance. What is it? तो भाई T.H. मॉर्गन साहब ने प्रूव किया था chromosomal theory of इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला को यूज करके इन्होंने बताया था। ये मेल ड्रोसोफिला है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है। मेल की साइज छोटी होती है, फीमेल की साइज थोड़ी बड़ी होती है। इसके बाद आता है लिंकेज। लिंकेज क्या है भाई? सो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन, फिजिकल एसोसिएशन होता है 2 जीन्स का ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे होता है, उसे हम लोग लिंकेज कहते हैं। सी लिंकेज का बेटा एक बेसिक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रॉस ए है और ये क्रॉस बी है, ये पैरेंटल है, सो ये येलो वाइट है और वाइल्ड टाइप, और यहाँ पे वाइट मिनिएचर है और ये वाइल्ड टाइप है। अब F1 जनरेशन में क्या मिलता है भाई? तो यहाँ पे जो इस वाले क्रॉस ए का है इसका रिजल्ट मिलेगा वाइल्ड टाइप और येलो वाइट, और दूसरे क्रॉस बी में अगर देखें तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप और वाइट मिनिएचर मिलेगा। नाउ पैरेंटल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज 98.7% और रिकॉम्बिनेंट में 1.3% मिलेगा। सी नाउ पैरेंटल में यहाँ पे क्या मिलेगा 62 पॉइंट समथिंग एंड रिकॉम्बिनेंट में 37.2, 62.8 होगा। ओके, अब फिर यही क्रॉस यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, मतलब इसी का कॉन्टिन्यूअस है। नाउ यहाँ पे देखिए वाइल्ड टाइप वाइट, येलो वाइट एंड येलो मिल रहे हैं। अब दूसरी में क्या मिल रहा है क्रॉस बी में, वाइल्ड टाइप मिनिएचर, वाइट मिनिएचर एंड वाइट मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर F2 जनरेशन की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा वाइल्ड टाइप वाइट, येलो वाइट एंड येलो, और दूसरे में हमें वाइल्ड टाइप मिनिएचर, वाइट मिनिएचर एंड वाइट। तो ओवरऑल हमें जो लिंकेज का रिजल्ट मिला है वो ये मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट थिंग इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है भाई? दैट इज अ जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंट जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पैरेंट जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। सी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला जो है ये एक सुटेबल जेनेटिक मटेरियल लिया गया था। बिकॉज वाई? बिकॉज ये ग्रो होते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है बेटा जो हम लोगों ने सैम्पल पेपर में सॉल्व किया था, अरिहंत वाली जो बुक थी उसमें। सो दे आर इजीली ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, 12 to 14 डेज ही इनकी लाइफ साइकिल होती है। ब्रीडिंग जो होते हैं कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, कोई सीजनल ब्रीडिंग नहीं होती है, थ्रू आउट द ईयर किया जा सकता है। 100 ऑफ प्रोजेनी पर मेटिंग।
सो मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। जैसा अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा, मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़े होते हैं, तो साइज देख के ही कोई भी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन। बच्चों बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। दैट इज हैंकिंग साहब ने 1891 में ऑब्जर्व किया था, ट्रेस किया था एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को कुछ इंसेक्ट्स में। सबसे पहले इंसेक्ट्स के ही बारे में स्टडी की गई थी ना। उन्होंने देखा क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया था कि कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड है कुछ ही स्पर्म्स पे, मतलब 50% ऑफ स्पर्म्स पे, बाकी 50% पे नहीं है। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी। इट इज नोन एज एक्स बॉडी। लेकिन ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस वो नहीं बता पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करें बाद में क्या हुआ था, तो बाद में ऑब्जर्व किया गया था दैट द ओवम जो रिसीव करते हैं स्पर्म को, जिनके पास एक्स बॉडी होती है, मतलब जो अभी हम लोग एक्स बॉडी की बात कर रहे थे वो, तो अगर वो मेल से भी अगर स्पर्म जो है उसके पास भी एक्स बॉडी और फीमेल के पास भी एक्स बॉडी है, तो ये क्या बना ले रहे हैं, दे फॉर्म फीमेल। एक्स एक्स बॉडी मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, फीमेल, है ना। और उसके बाद जो नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब जिनसे एक्स एक्स का मीटिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो बना ले रहे हैं मेल। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, मेल फॉर्म कर लेते हैं जैसा अभी हम लोग पढ़ते हैं। सो दिस एक्स बॉडी हैज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, उसको कहा गया सेक्स क्रोमोसोम, एंड द अदर क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं बेटा, फ्रीक्वेंटली आपको बता देते हैं। सो सी, सबसे पहले है एक्स एक्स एंड एक्स जीरो मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं ये होते हैं हेट्रोगैमेटिक, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और जीरो से। ये मेल गैमेट्स होते हैं, जहां पे एक होता है एक्स, ये गैमेट होता है, और ये विदाउट एक्स, दैट इज ये मेल गैमेट होते हैं। फीमेल जो होती हैं दे आर होमोगैमेटिक, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से, ठीक है। ये गैमेट होते हैं विथ एक्स क्रोमोसोम, दे आर विथ एक्स क्रोमोसोम, और इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रास हॉपर में। फाइन, चलिए एक्स एक्स और एक्स वाई की कंडीशन। ये कंडीशन जो होती है इसमें मेल जो होते हैं ये हेट्रोगैमेटिक होते हैं, दैट इज मेल, दैट इज मेल, ये ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में है। और फीमेल जो होती हैं ये होमोगैमेटिक होती हैं, एक्स एक्स एंड एक्स। क्लियर, ये एक्स एक्स और एक्स वाई का मैकेनिज्म है। थर्ड कंडीशन आती है आपकी जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। ये इसमें मेल जो होते हैं ये होमोगैमेटिक होते हैं, दे आर मेल, ओके। और फीमेल जो होती हैं ये हेट्रोगैमेटिक होती हैं, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक होंगी, ओके। तो ये जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू का मैकेनिज्म है, ये मोस्टली बर्ड्स में देखने को मिलता है। Now the next thing is sex determination in human. Out of 23 pair of chromosome, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल और फीमेल में, सिर्फ एक ही डिफरेंट होता है, और जो सेम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। फीमेल में क्या होता है अभी बताया, एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई, ये वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के गैमेट्स को, स्पर्म्स को, जो कि 50% कैरियर होते हैं वाई क्रोमोसोम का, और रिमेनिंग 50% होते हैं एक्स क्रोमोसोम के। फीमेल जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिर्फ होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। सो ये ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक कंडीशन दिया हुआ है, पेरेंट्स मेल और फीमेल डिप्लॉयड है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है। मेल में क्या होते हैं एक्स वाई, फीमेल में जो पेयर ऑफ ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम होते हैं, और रिमेनिंग क्रोमोसोम में क्या होता है एक्स एक्स। नाउ अब इनका अगर गैमेट्स बनाए बच्चों तो ये क्या बन जाएंगे, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई क्रोमोसोम बन गए। अब यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स सिमिलर बनेंगे, दे आर होमोजाइगस नॉट हेट्रोजाइगस। ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे, अगर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है प्लस एक्स एक्स है तो ये बनेंगी फीमेल चाइल्ड। एक्स एक्स की कंडीशन में फीमेल होगा, और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम है और एक्स वाई है तो ये बनेंगे मेल चाइल्ड,
ओके, सिंपल सी चीज है, पता है आप सबको। चलिए म्यूटेशन की बात करते हैं भाई। म्यूटेशन क्या होता है? सो म्यूटेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें ऑल्टरेशन हो जाता है डीएनए सीक्वेंस का, और उसके बाद कुछ कंसिक्वेंटली रिजल्ट मिलते हैं हम लोगों को, जो कि दिखता है हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन कितने होते हैं? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट क्या होते हैं भाई? सो पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें तो जो पॉइंट म्यूटेशन होता है इसमें चेंज होते हैं सिंगल बेस पेयर में, दैट इज चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर। ये सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। और जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है इसमें डिलीशन हो जाता है या इंसर्शन, मतलब कुछ हट जाता है या कुछ आके इंसर्ट हो जाता है बेस पेयर्स में। बेस पेयर्स में होता है जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो जाती है डीएनए सीक्वेंस की। अब भाई कोई आगे बैठ जाएगा या कोई बाहर से आ जाएगा तो उसे क्या होगा? जो स्पेस रहेगी उसमें थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी ना। आपके टेबल पे अगर क्लास में कोई आके बैठ जाता है कोई फ्रेंड, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट तो होना पड़ता है। तो ये वही कंडीशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। और पॉइंट म्यूटेशन में मतलब चेंजेस आ जाते हैं सिंगल बेस पेयर में। चलिए म्यूटाजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये क्या होते हैं? जो कि म्यूटेशन कॉज करवाते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं विच इंड्यूस म्यूटेशन। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस, इसमें आते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गए, अल्फा बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गए, एक्सरे, ये सारे म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। केमिकल म्यूटेजेंस में आते हैं मस्टर्ड गैस हो गई, फिनॉल हो गए, फॉर्मेलिन हो गए, ये सब केमिकल होते हैं। ओके, नाउ पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? सो लेट्स सी। जो एनालिसिस होती है ट्रेट की सिविलियल जनरेशन में ऑफ अ फैमिली, इसे हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। नाउ द इनहेरिटेंस जो होते हैं पर्टिकुलर ट्रेट के, ये रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री को ओवर सिविलियल जनरेशन। इसे मतलब जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ना, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि अगर किसी इनहेरिटेंस में कोई पर्टिकुलर ट्रेट में प्रॉब्लम है या नहीं है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स नेक्स्ट जनरेशन में आ सकती है, तो ये सारी चीजें। इट इज यूज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, एबनॉर्मलिटी एंड डिजीज। जैसा अभी बताया, कोई एबनॉर्मलिटी कोई डिजीज का पता लगाया जा सकता है। सो ये पेडिग्री एनालिसिस के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। स्क्वायर का सिंबल मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए, ये वाला शेप सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब पता नहीं हो मेल है या फीमेल, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर रेड कलर के हैं तो। ये वाला केस मेटिंग के लिए होता है, मतलब स्क्वायर और सर्कल, दैट इज फॉर मेटिंग। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव का है। और उसके बाद पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये पेरेंट अबव होते हैं और चिल्ड्रन बिलो, मतलब ये क्या होंगे? मेल और ये फीमेल, ये फीमेल और ये मेल, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं फीमेल और मेल के। पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ये सिंबल स्क्वायर किसका है? मेल का, और रेड कलर अफेक्टेड है, सो ये पेरेंट्स हो गए। और ये जो इनका ऑफस्प्रिंग है दैट इज अफेक्टेड मेल। एंड दिस इज 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं, अगर वो 5 हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ सी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव एनालिसिस है, आपकी बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का है, डोमिनेंट ट्रेट। और दूसरी ये एग्जाम्पल है आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, और दूसरा जो है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये डोमिनेंट के लिए है, ये रिसेसिव के लिए है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं भाई। सो जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है? ये डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से चेंजेस हो जाते हैं जीन्स या क्रोमोसोम में। अब एक तो होते हैं मेंडेलियन और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में आते हैं बेटा हेमोफीलिया आते हैं, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और
टर्नर सिंड्रोम ये आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया की। वी ऑल नो दैट इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दैट इज अ रिसेसिव डिजीज। पहले तो ये याद रखिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं और इसमें इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है, इसको अगर माइनर कट भी लग जाए, थोड़ी सी चोट भी लग जाए, तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है। नाउ हेटेरोजाइगस फीमेल जो होती हैं, दे आर एक्टिंग एज ए कैरियर और ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को टू देयर सन। ओके, मतलब अगर कोई फीमेल है, उनके फादर को हीमोफीलिया है, तो वो करियर का काम करेंगी, दे एक्ट लाइक अ करियर, और फिर ये डिजीज उनके सन में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो ये जो हीमोफीलिया होती है, इसमें पॉसिबिलिटी जो होती है फीमेल्स की, ये बहुत रेयर होती है, और अगर हो भी सकती है, रेयर होती है, बट ये नहीं कि होती ही नहीं है, होती है, बट किस कंडीशन में ये हो सकता है। सो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो फीमेल हो वो करियर हो, ठीक है, मदर जो हो वो करियर हो, और फादर शुड बी हीमोफिलिक, और फादर भी हीमोफिलिक हो। तो हीमोफिलिक वुमेन्स जो होती हैं, दे ऑल्सो एग्जिस्ट। एकदम मतलब अगर कहीं क्वेश्चन पूछे आपसे कि रेयर है कि नहीं, तो आप कहिएगा रेयर है, लेकिन होती है या नहीं, तो भाई होती हैं, ये वाली कंडीशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं हम लोग, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। व्हाट इज इट? ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, जिसमें म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें पॉलीमराइजेशन होने लगता है, पॉलीमराइजेशन, और जिसमें लो ऑक्सीजन टेंशन होती है, जिसकी वजह से जो शेप होता है सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, वो चेंज होने लगता है और बाई कॉन्वेक्स डिस्क फॉर्म कर लेते हैं। सी, ये नॉर्मल ब्लड सेल है, ये देखिए, ये ऐसा सिकल सेल एनीमिया के केस में रेड ब्लड सेल का शेप हो गया है, मतलब जो सेल हो गई वो बाई कॉन्वेक्स डिस्क बन गई। ठीक है, नाउ जो डिफेक्ट होता है सिकल सेल एनीमिया में, दैट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, GLU। उसकी जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन, 6ठे पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के। देखो, ये वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन DNA है, ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन DNA है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या है, यहाँ पे दैट इज ग्लूटामिक एसिड, और जिसको ये सिकल सेल एनीमिया है उसको क्या है, यहाँ पे वैलिन, यहाँ पे वैलिन है। क्लियर? तो ये 6th पोजीशन पे हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं उसमें। जो सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो एसिड का ग्लोबिन प्रोटीन में, ये रिजल्ट होता है ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। क्यों होता है भाई ऐसा? बिकॉज ऑफ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, और 6 कोडॉन पे होता है एट द बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम GAG टू GUG, GAG से GUG हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये नॉर्मल का केस है, ये सिकल सेल एनीमिया का केस है। अब यहाँ पे देखो GAG है और यहाँ पे GUG। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये डायग्राम भी आपकी बुक में दिया है, NCERT में दिया है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, GAG, mRNA GAG, यहाँ पे इसका जो HBA पेप्टाइड है, दैट इज दिस, वैलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, सारे कंटिन्यूअस हैं। सिकल सेल एनीमिया के केस में देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे देखो वैलिन आ जा रहा है, ओके, तो यही थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट डिजीज इज फेनिलकेटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, ये इनबॉर्न एरर होता है, मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड होते हैं एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये कंडीशन होती है, मतलब ये बाय बर्थ के ही टाइम से होती है, पहले से ही होती है। सो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उनमें लैक ऑफ एंजाइम हो जाता है, जो कि कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को इनटू टायरोसिन में, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। और ये जो फिनाइल एलेनिन होता है, ये एक्यूमुलेट होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। और जो अदर डेरिवेटिव होते हैं उसके रिजल्ट में क्या आता है भाई, मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है।
समझ में आया इसमें? अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें एक एंजाइम का लैक हो जाता है। वो एंजाइम जो होता है लैक होने की वजह से जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और जिसकी वजह से ये जो फिनाइल एलानिन होता है इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, और जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया भाई। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से लॉस और गेन हो जाता है क्रोमोसोम का, जिसे हम लोग कहते हैं एनोप्लॉइडी। नाउ ये जो फेलियर होता है साइटोकाइनेसिस का, ये लीड करते हैं दो सेट्स में क्रोमोसोम के, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों पे फोकस करिएगा। पहले डिजीज है डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऑन नंबर 21। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं दे आर शॉर्ट स्टैटर्ड होते हैं, स्मॉल राउंडेड हेड होते हैं, फॉरवर्ड टंग होने लगती है, पार्शियली ओपन्ड माउथ होते हैं, जो माउथ होता है वो थोड़ा सा खुला रहता है, और मेंटल डेवलपमेंट भी जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उसमें भी रिटार्डेशन होने लगता है, रिटार्ड हो जाते हैं। सो ये डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक है। दिस बेबी इज अफेक्टेड फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। सी फ्लैट बैक ऑफ हेड है, छोटा सा है फेस, हेड जो है वो छोटा है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स दिखने को मिलते हैं। पाम क्रीज होने लगती है, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल्ड टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सारे डाउन सिंड्रोम के केस में होता है। डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको केस स्टडी में मिल सकता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये डिजीज कौन सी है, सारे कैरेक्टर्स देके। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने अरिहंत सैंपल पेपर वाली बुक में सॉल्व किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। सो व्हाट इज इट? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पे देखो ये बन जाते हैं। वैसे स्पेशली होता क्या है एक्स वाई और एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है। नाउ ये जो पर्सन होते हैं इनमें ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, मेल कैरेक्टर्स ज्यादा होने लगते हैं। फेमिनिन डेवलपमेंट जो होता है ये भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। ओके, नाउ ये जो होते हैं दे आर स्टेराइल, मेल पर्सन जो होते हैं दे आर स्टेराइल। ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का अफेक्टेड पर्सन है। सी सबसे पहले तो क्रोमोसोम में ही चेंजेस आ गए, स्पेयर्स फेशियल हेयर, रिड्यूस्ड मस्कुलर टोन, प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, स्मॉलर टेस्टिस। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के। नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखें तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या हो जाता है 45 क्रोमोसोम तो होते हैं विद XO हो जाता है। सच फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स के केस में होता है अगर ये स्टेराइल हो जाती हैं, और ओवरीज जो होती हैं दे आर रूडिमेंट्री, ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती हैं, दे लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का लैक हो जाता है। नाउ दिस इज द डायग्राम, दिस इज ये आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलिए बेटा, तो ये वाला चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका भी हम लोग जल्दी जल्दी एक रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली आपको पता ही होगा इस चैप्टर के बारे में, डीएनए के बारे में है, और सारा कुछ डीएनए का रोल कैसे है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, सब कुछ इसमें है। सो लेट्स स्टार्ट। डीएनए और आरएनए होता क्या है? वी ऑल नो दैट डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ये सिर्फ स्पेसिफिक वायरसेस में ही होता है, सब में नहीं होता है। नाउ आरएनए सबसे ज्यादा काम क्या करता है? तो भाई आरएनए मैसेंजर का की तरह काम करता है, इट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर। फाइन।
नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो सबसे पहले चीज आती है डीएनए की ओवरऑल स्टडी करनी है, तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो लेट्स सी, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, ओके, एंड नेक्स्ट इज पेंटोज शुगर, जिसमें जो राइबोज होता है आरएनए के केस में होता है, और डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीएनए के केस में होता है। नाम से ही पता चल रहा है आरएनए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज डीएनए केस में होता है। और तीसरा जो होता है दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। इट मींस एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और उसके अलावा 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहला होता है प्यूरीन, पता है ना, प्यूरीन होता है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। और पिरिमिडीन में क्या होता है भाई, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये पिरिमिडीन में होते हैं। प्यूरीन और पिरिमिडीन 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, साइटोसिन जो होता है ये दोनों में कॉमन होता है, डीएनए आरएनए में, आप सबको पता होगा। और थाइमीन जो होता है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है डीएनए में। उसके बाद यूरेसिल जो होता है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है आरएनए के केस में। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। सो देखो, जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये लिंकअप होता है पेंटोज शुगर से विद नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये इसके साथ बाउंड होके क्या फॉर्म कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड को फॉर्म कर लेते हैं। नाउ जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये लिंक होता है 5 प्राइम OH से ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, और ये किससे होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू होते हैं। लिंकेज किससे हो रहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये लिंकेज के थ्रू होता है और ये बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। सी, यहाँ पे बन रहा है न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बन रहा है भाई, तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये लिंकअप होता है पेंटोज शुगर से विद नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तब ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। बट अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये लिंक करता है 5 प्राइम OH से ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, लेकिन किससे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो वो बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। चलिए सी, जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये लिंक होते हैं कैसे, विद द 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड देन इट फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, मोर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं, ज्वाइन करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब पहले तो सिंगल सिंगल फॉर्म होते हैं, उसके बाद कई सारे जुड़ के एक दूसरे के साथ चेन बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? ओके, इजी सी चीजें हैं। सो आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये रेजिड्यू होते हैं, एडिशनल OH ग्रुप होता है, दैट इज द एडिशनल OH ग्रुप। ये प्रेजेंट होते हैं 2nd पोजीशन में राइबोज पे, और यूरेसिल, राइबोज एंड यूरेसिल ये फाउंड होते हैं थाइमीन की जगह पे। क्लियर, वो तो डीएनए की बात थी। अगर आरएनए की बात करें तो ये फंक्शन होता है। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू होते हैं इनके पास एडिशनल OH ग्रुप होते हैं और प्रेजेंट होते हैं 2nd पोजीशन में राइबोज में, और यूरेसिल हमें थाइमीन की जगह पे मिलता है। फाइन, कुछ फीचर्स होते हैं बेटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, मतलब किसी भी चीज का जैसे कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है सेम ऐसे ही डीएनए का भी होता है। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी देखा हम लोगों ने जो फॉर्मेशन हो रहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, उसी से तो डीएनए बनता है, जिसमें जो बैकबोन होता है वो किसका बना होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड बेसेस, जो कि प्रोजेक्टेड होते हैं इनसाइड। ये भी क्वेश्चन था कि ये इसके बेस कहाँ प्रोजेक्टेड होते हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, तो इनसाइड ये प्रोजेक्टेड होते हैं। फाइन, नाउ ये जो 2 चेन होते हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, पोलैरिटी हमेशा एंटी पैरेलल होती है। जो बेस होते हैं, द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे होते हैं ये, दे आर पेयर्ड विद अ हाइड्रोजन बॉन्ड। Adenine and thymine form double hydrogen bond and guanine and cytosine form
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सी एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, इनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और अगर बात करें हम लोग ग्वानिन और साइटोसिन की, तो इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दो चेन जो होते हैं ये कॉइल्ड होते हैं राइट हैंडेड फैशन में, दे आर इन राइट हैंडेड फैशन। नाउ जो पिच होता है हेलिक्स का दैट इज 3.4 नैनोमीटर, और रफली अगर देखें तो 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, हर टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। द प्लेन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कितने बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, सो इसको ध्यान रखिएगा। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, जो प्लेन होता है वन बेस पेयर का, ये स्टैक हो जाता है ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स ऑफ कन्फर स्टेबिलिटी। एक दूसरे को स्टेबिलिटी करने के लिए ये ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, स्टैक ओवर हो जाते हैं। जो प्लेन होता है वन बेस पेयर का वो स्टैक ओवर हो जाता है दूसरे के, ताकि डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी मिल सके। ना देखो ये फीचर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, पूरे के पूरे ऐसे फॉर्म होते हैं और ये अलग अलग जैसे जो पूरी चेन बनाते हैं ताकि डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। आपको पता ही होगा इसको किसने प्रपोज किया था भाई, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। सी एडेनिन है दैट इज एडेनिन, थाइमिन है, थाइमिन ग्रीन कलर का है, ग्वानिन इज पिंक तो यहाँ पे ग्वानिन है, और साइटोसिन इज येलो तो ये साइटोसिन है। और ये जो आउटर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये अंदर के जो दो दो ऐसे पेयर्स लगे हुए हैं यही बेस पेयर कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल डोगमा, सब लोग इससे अवेयर होंगे। सो फ्रांसिस एंड क्रिक ने प्रपोज किया था बेटा सेंट्रल डोगमा को। ओके, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये किस पार्ट में आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेक्शन में आता है, जो स्टेट करते हैं दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, सी डीएनए से जाता है आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में जाता है ना, डीएनए टू आरएनए एंड देन प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड देन प्रोटीन। यहां से देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ये फॉर्म करते हैं एमआरएनए को, और उसके बाद इसमें ट्रांसलेशन होता है तो ये फॉर्म कर लेते हैं प्रोटीन को। यही पूरा सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब भाई पैकेजिंग कैसे होती है, सी प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है दैट इज एब्सेंट, इनमें तो न्यूक्लियस होते नहीं है, आप सबको पता है। और नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, और ये कंबाइंड हो जाते हैं सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। भाई अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा, उसी के साथ बाइंड अप होगा, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है डीएनए वाला, तो ये पॉजिटिव प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाता है और फॉर्म कर लेता है न्यूक्लियोइड्स को। ठीक है, चलिए यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो इनमें हिस्टोन जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं 8 मॉलिक्यूल्स यूनिट को, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसका डायग्राम भी आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो अभी बताते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। नाउ जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होते हैं ये रैप्ड होते हैं अराउंड द हिस्टोन, दे आर रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, और ये फॉर्म कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम को। क्लियर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है दैट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर एंड दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम। सो नाउ हिस्टोन जो होते हैं दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। क्या किस में रिच होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू में, लाइसिन्स और आर्जिनिन्स में। नाउ वो जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैं ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को दूसरे साइड, चेन के दूसरे साइड में। ओके, चलिए सी ये स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 200 बेस पेयर। अ सिंगल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स। क्रोमेटिन जो होते हैं ये रिपीटिंग यूनिट होते हैं न्यूक्लियोसोम में। क्रोमेटिन इज द रिपीटिंग यूनिट इन न्यूक्लियोसोम। नाउ सी ये डीएनए है, ओके, दैट इज डीएनए।
अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये H1 हिस्टोन है, ये वाला जो है दैट इज H1 हिस्टोन, और ये भाई जो सर्कल में है दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। ये है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, दैट इज कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल है। सी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में अगर नेक्स्ट देखें हम लोग तो जो न्यूक्लियस होता है कुछ रीजन में दैट इज क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं और स्टेन्स लाइट हल्के फुल्के होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन। इफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड देन इट इज नोन एज यूक्रोमेटिन। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है बच्चों अपने अरिहंत पब्लिकेशन के सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली बुक से। नाउ क्रोमेटिन जो होते हैं अगर ये बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, इफ दे आर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क, इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। व्हाट इट इज नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन। एंड नेक्स्ट इज यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है भाई? यूक्रोमेटिन जो होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होते हैं, वेयर एज हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? इनएक्टिव होते हैं, है ना, और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। समझ में आया यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करें बच्चों तो यहाँ पे फ्रेडरिक और ग्रिफ्थ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। कब? 1928 में। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा किस पे किया था? बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था। चलिए देखते हैं भाई एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। दो टाइप के स्ट्रेन लिए थे इन्होंने, बैक्टीरिया के दो टाइप के स्ट्रेन लिए थे। कुछ जो हो रहे थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज को, और अदर प्रोड्यूस कर रहे थे रफ कॉलोनी, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, एंड द नेक्स्ट वन इज रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे। माइस को, अब ये जो बैक्टीरिया थे इनसे इन्फेक्ट किया गया माइस को। माइस जो थे दैट इज इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वर्लेंट। अगर उसको इन्फेक्ट किया गया तो माइस डाई कर गया, विथ निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया उसको। बट अगर माइस को इन्फेक्ट किया गया रफ वाले से तो जो स्ट्रेन थे वो डेवलप हुए। स्ट्रेन जो थे निमोनिया के वो डेवलप नहीं हो पाए और माइस लाइव रहा। ठीक है, मतलब अगर स्मूथ वाले से इन्फेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई, और अगर रफ वाले से किया गया तो वो लिविंग बीइंग रहा। देखिए ये ब्रीफ में दिया हुआ है। सबसे पहले एस स्ट्रेन लिया गया, उसको इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस क्या हो गया? डेड कर गया। नाउ आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन था उसको लिया गया, इसको भी इंजेक्ट किया गया माइस में, लेकिन माइस लाइव रहा। अब भाई ये तो सोचने वाली बात थी, ऐसा क्या हो रहा था? फिर एस स्ट्रेन लिया गया, इसको हीट किल किया गया, फिर इंजेक्ट किया गया माइस में, माइस लाइव रहा। मतलब हीट करने के बाद उसको फिर इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव रहा। फिर एस स्ट्रेन लिया गया, उसको हीट किल किया गया, फिर आर स्ट्रेन जो था वो भी लाइव था, उसके साथ मिक्स किया गया और माइस में फिर इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या हो गया? डेड कर गया। नाउ यही तो मेन पॉइंट था। सी ये माइस है, ये एस स्ट्रेन है, माइस डेड कर गया। ये माइस है, ये रफ स्ट्रेन है, माइस लाइव रहा। ये माइस है, इसमें एस स्ट्रेन को हीट करके डाला गया फिर लाइव रहा। ये माइस है, इसमें आर और एस स्ट्रेन को हीट करके डाला गया, माइस डेड कर गया भाई, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ग्रिफ्थ साहब का ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं इनमें कुछ ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं बाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से। ओवरऑल कंक्लूजन ये था बच्चों कि जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया था इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बाई हीट किलिंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्लियर? तो ओवरऑल इनका ये कंक्लूजन सामने आया था। नाउ इसके बाद क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल की खोज की जाने लगी, सर्च किया जाने लगा कि भाई क्या है जेनेटिक मटेरियल। सी कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ट्रांसफर्ड किए गए फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड enabled किया गया that R strain is synthesis a smooth polysaccharide coat and become virulent। इसका मतलब कि जो स्मूथ स्ट्रेन था, एस वाला स्ट्रेन था, वो कुछ पॉलीसेकेराइड कोटिंग को सिंथेसिस कर रहा था जो कि वर्लेंट हो जा रहे थे। बाद में क्या हो जा रहे थे? वर्लेंट हो जा रहे थे। नाउ
ये कैसे हो रहा था? दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिना जेनेटिक मटेरियल के तो हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये इसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल है। सी, अब इसके बाद क्या किया गया, फिर आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें भी देखते हैं हम लोग। सो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। नाउ ओसवाल्ड एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, इन लोगों ने काम किया और डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ साहब के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फर्दर आगे उस पर कुछ काम किया। अब देखें भाई क्या काम किया। इन्होंने प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स लिए, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। अब वो क्या थे? तो वो थे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए थे, ये सारी चीजें थी। फ्रॉम द हीट किल्ड एग सेल, ये कहाँ से लिया? हीट किल जो स्मूथ वाले सेल्स थे, बैक्टीरिया थे, उससे लिया गया टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लाइव आर सेल इनटू एस सेल। कौन सा ट्रांसफॉर्म हो रहा है लाइव आर सेल से एस सेल पे? दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि डीएनए जो है फ्रॉम एस बैक्टीरिया वो कॉज कर रहा है आर बैक्टीरिया में ताकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। सो कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या हो गया? यहां से समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इन लोगों की भी स्टडी में बहुत ज्यादा प्रूफिंग नहीं मिल पाई थी, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना, 2-4 कदम स्टेप्स आगे बढ़ गए थे। रिसर्च जो थी वो कुछ स्टेप आगे बढ़ी। उसके बाद अब अल्फ्रेड हर्शे और चेज, हर्शे एंड चेज याद है ना? हर्शे और चेज ने 1952 में फिर एक साथ काम किया विथ वायरस, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैक्टीरियोफाजेस को इन्फेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? इन्होंने ऐसे बैक्टीरियोफाजेस के शेप होते हैं और इसको इन्फेक्ट किया इन्होंने, और देखा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो नाउ सी, बैक्टीरियोफाजेस वायरस लिए गए, उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ मिक्स किया गया और इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए, और इसको इन्फेक्ट किया गया विद ई कोलाई। दूसरा क्या किया गया? बैक्टीरियोफाजेस वायरस लिए गए, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाले गए, फिर रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलते हैं और फिर इन्फेक्टेड विद ई कोलाई मिलते हैं। नाउ इसमें ब्लेंडिंग को रिमूव किया गया फ्रॉम वायरस पार्टिकल फ्रॉम बैक्टीरिया। ब्लेंडिंग को इसमें से रिमूव कर दिया गया। चलिए भाई आगे देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया ताकि सेपरेट हो सके, लाइटर और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सके। तो सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल फ्रॉम हैवियर बैक्टीरियल सेल्स, जो लाइट वेट के वायरस पार्टिकल थे उसको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रीफ्यूज करके। नाउ बैक्टीरिया जो थे दैट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए, जो बैक्टीरिया थे दैट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस उनके पास थे रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव, और वो कैसा काम कर रहे थे? रेडियो एक्टिव की तरह काम कर रहे थे। डीएनए हैड पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, जो वायरस का डीएनए था वो पास हो गया बैक्टीरिया में। ई कोलाई जो बैक्टीरिया लिया गया था उसमें वो पास हो गया। Now bacteria infected with virus having radioactive protein were not radioactive, but वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड थे वायरस से और जिनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन थे वो रेडियोएक्टिव नहीं हुए, were not radioactive। इसका मतलब प्रोटीन did not enter the bacteria from virus। प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं किया वायरस से। इसका मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से और चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सी, बैक्टीरियोफाज लिए गए, यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल पोर्शन है, कैप्सूल है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया, इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया। ओके, अब देखो इसको इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, जो बैक्टीरिया था उसको इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। फिर ब्लेंडिंग की गई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल में नहीं डिटेक्ट हुई जो सल्फर के साथ था। बट अगर फॉस्फोरस के साथ देखें तो इसमें रेडियो एक्टिविटी मिली थी ना। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ डिटेक्ट हुई थी और इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट
नहीं हुई थी। तो ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दें, और इस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन हम लोगों ने कई सारे किए हैं अपने अरिहंत के सैंपल पेपर बायोलॉजी में। नाउ ये एक्सपेरिमेंट शो करता है दैट प्रोटीन डज नॉट एंटर द बैक्टीरियल सेल, ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि अभी हमने बताया, प्रोटीन जो होता है वो एंटर नहीं करता बैक्टीरियल सेल में, सिर्फ और सिर्फ डीएनए एंटर करता है। इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया? चलिए देखिए, सिर्फ यही बताने के लिए कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कितने लोगों ने काम किया। अब देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल तो पता चल गया ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना भाई। जैसे अब मान लो किसी भी चीज को हमें कंसिडर करने के लिए उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि फर्दर उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसमें और ऐड ऑन कर सके। सो लेट्स सी क्या होनी चाहिए इसके पास प्रॉपर्टीज। एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन कर सके वो, है ना, ये एक बहुत अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए इसके पास। केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, केमिकली और स्ट्रक्चरल दोनों तरीके से वो स्टेबल हो। प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन की नीड हो तो उसके लिए वो डीएनए में म्यूटेशन करने को भी तैयार रहे, उससे पीछे ना हटे। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को भी एक्सप्रेस करता रहे। ठीक है, तो ये कुछ एबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड, ये वॉटसन एंड क्रिक साहब ने जो मॉडल दिया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का, वो ये मॉडल है, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आरएनए। आरएनए में अगर हम लोग देखें, डीएनए के बारे में तो बहुत चीजें आपको श्योर हो गई होंगी, तो भाई थोड़ा आरएनए के बारे में भी जान लो। सी, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए पहले जेनेटिक मटेरियल नहीं था, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। कैसे काम करता है बच्चों? तो ये जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, बड़ा ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है, और ये इवॉल्व होते हैं अराउंड आरएनए। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? आरएनए के पास ही होता है। नाउ डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। डीएनए कहाँ से इवॉल्व होता है? दैट इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। क्लियर? तो ये आरएनए के कुछ फीचर्स हैं। चलिए रेप्लिकेशन की बात करते हैं भाई। तो अब रेप्लिकेशन कैसे होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वॉटसन एंड क्रिक ने जो सजेशन दी थी, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो कि सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, जो 2 स्ट्रैंड हम लोग ऐसे 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 देखते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कब सेपरेट होते हैं यही देखना है कि कब होते हैं और कैसे होते हैं। नाउ एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ताकि इसमें न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ सके, इसीलिए इनका रेप्लिकेशन होता है और सेपरेशन होता है। See, after one completion of replication, हर DNA मॉलिक्यूल जो होता है, one parental and one newly stand। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि एक पैरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो सी, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये जब कंप्लीट कर दे अपने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, तो उस टाइम पे एक पैरेंटल डीएनए तो होता ही है ना, और एक नया डीएनए स्ट्रैंड यहाँ से आके ऐड होने लगता है। ओके, नाउ ये जो मेथड होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। चलिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें तो मेल्सन एंड स्थल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसमें क्या था? एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बाय ग्रोइंग ई कोलाई ऑन न्यूट्रिएंट media containing nitrogen salt labeled with radioactive। इसमें देखो मेल्सन एंड स्थल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इन्होंने जो ई कोलाई था इसको ग्रो करवाया था, एक मीडिया पे ग्रो करवाया था, और वो जो मीडिया था उसमें नाइट्रोजन सॉल्ट्स थे, दैट इज 15NH4Cl, जो कि लेवल था रेडियो एक्टिव 15N से। चलिए 15N जो था वॉज
incorporated into both the strand of DNA. जो 15N 15 नाइट्रोजन था, इसको जो DNA के दोनों स्टैंड थे उसमें incorporate किया गया, and such a DNA was heavier than the DNA obtained from E. coli. और वो DNA ज्यादा heavier हो गया जिसमें नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट किया गया था. ग्रोन ऑन अ मीडियम कंटेनिंग 14N. वो ग्रो करवाया गया मीडियम पे जिसमें 14N था, नाइट्रोजन थे. दे हैव ट्रांसफर्ड द ई कोलाई सेल ऑन अ मीडियम कंटेनिंग 14N. उसके बाद इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के सेल्स को जिसमें जो मीडियम था वो कंटेन कर रहा था 14N वाले को. आगे देखें, आफ्टर वन जनरेशन जो बैक्टीरियल सेल थे वो मल्टीप्लाई होने लगा. मल्टीप्लाई होगा ही इनटू 2. देन आइसोलेटेड द डीएनए एंड इवैल्यूएटेड इट्स डेंसिटी. फिर डीएनए का आइसोलेशन किया गया और उसकी डेंसिटी चेक की गई. सो जो डेंसिटी थी वाज इंटरमीडिएट. नेक्स्ट जनरेशन में जो डेंसिटी मिली दैट इज intermediate between that of the heavier 15N DNA and the lighter 14N DNA. वो बीच का मिला, ना कि बहुत ज्यादा हैवी था ना बहुत ज्यादा लाइट था, बल्कि 15N और 14N वाले डीएनए के बीच का मिला उसकी डेंसिटी. सो ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन. न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो थे दैट इज 15N ओल्ड स्ट्रैंड थे, और जो एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा था 14 न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा था वो फॉर्म हो रहा था, और वो था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. एंड सो इट्स डेंसिटी इंटरमीडिएट हो गई बिटवीन द टू. एक पुराना मिल गया, एक नया बन गया, तो डेंसिटी न पहले जैसे वाली रहेगी ना एकदम नए वाली रहेगी, दोनों के बीच की होगी. चलिए, सो ये इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था. सी, ये है 15N डीएनए. 20 मिनट बाद इसमें जब देखा गया तो यहाँ पे 15N डीएनए 14N डीएनए ये देखो दोनों हैं, 15N भी है और 14N वाला भी है. ओके, और फिर 40 मिनट बाद जब उसका रेप्लिकेशन हुआ, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ई कोलाई की फॉर्म हुई, तो यहाँ पे देखो जनरेशन सेकेंड में 15N डीएनए मिला, 14N डीएनए मिला, 14N डीएनए और 14N डीएनए. ठीक है. सो 15N जो था दैट इज वेरी हैवी. 14N और 15N जो था वो मिक्स का था, हाइब्रिड था, मतलब बीच का था, और 14N वाला लाइट था. 14N और 15N वाला हाइब्रिड था, मतलब इंटरमीडिएट था. ओके, सो मशीनरी एंड द एंजाइम. अब देखो इसमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं या मशीनरी कौन कौन से इन्वॉल्व होती है. नाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है इसको एंजाइम की जरूरत पड़ती है. पता है आप सब लोग को दैट इट रिक्वायर्स एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज and catalyze the polymerization in one strand 5' to 3' only after unwinding with the help of helicase enzyme. देखो जितने भी एंजाइम होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि सबके लास्ट में ASE आता है ना, ये ध्यान रखिएगा. एंजाइम के हर लास्ट में ASE आता है. नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक एंजाइम है. ये दैट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, ये कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को एक स्ट्रैंड में, और वो स्ट्रैंड कहां से होता है 5' to 3' होता है ओनली आफ्टर. लेकिन कब? जब अनवाइंडिंग होती है, जब अनवाइंडिंग होती है तब विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से. सो रेप्लिकेशन जो होता है वन स्ट्रैंड में इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड अदर स्ट्रैंड इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस. एक स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होता है और दूसरे स्ट्रैंड का डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. टू सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट. किस लिए भाई? बिकॉज ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस करनी है, इसलिए दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज. डीएनए हेलिकेज से सेपरेट हुए और डीएनए लाइगेज से ये फिर से जुड़ गए, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गए. चलिए ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं. तो ये प्रोसेस होता है कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. ये कॉपी कर लेते हैं. नाउ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इन आरएनए. सिर्फ एक सेगमेंट उसका डीएनए में होता है और वन स्ट्रैंड जो होता है वो कॉपी होता है आरएनए में. जो एडेनोसिन होता है ये फॉर्म करते हैं बेस पेयर को विद
यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। भाई आरएनए की बात हो रही है तो यूरेसिल ही तो रहेगा, थाइमिन तो रहेगा नहीं। तो एडेनोसिन में जो बेस पेयर होते हैं वो यूरेसिल की हेल्प से फॉर्म होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन फोक का आपको डायग्राम दिया, देखो ये 3 प्राइम है टू 5 प्राइम। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, यहां से देखो दैट इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस। अब ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज पैरेंटल स्ट्रैंड। अब यहां से जब इसकी सिंथेसिस होगी ना तो ये डिसकंटिन्यूअस होती है, दिखा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो ट्रांसक्रिप्शन में भी बच्चों कुछ यूनिट्स होती हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एक प्रमोटर होता है, उसमें एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। नाउ काम कैसे करते हैं, तो द स्ट्रैंड दैट वाज पोलैरिटी, वो स्ट्रैंड जिसके पास पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो एक्ट करते हैं टेम्पलेट की तरह और उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसे कहते हैं हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? जो स्ट्रैंड होते हैं जिसके पास पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और बाकी जो दूसरा स्ट्रैंड होता है दैट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। सी ये भी डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और नेक्स्ट वाली जो लाइन है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ है। देखो बच्चों यहाँ पे है प्रमोटर, दैट इज प्रमोटर साइट, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट हो जाता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, और दूसरा वाला जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, अभी बता दिया। और ये टर्मिनेटर की पोजीशन है, ओके, दैट इज प्रमोटर, वो टर्मिनेटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये तो पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ये जो सेगमेंट होता है डीएनए का, इनिशिएशन और टर्मिनेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, इसमें 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, अभी हम लोगों ने नाम देखा ना। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। सो अगर बात करें प्रमोटर की, दैट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंडिंग साइट होता है, ये जो प्रमोटर होता है दैट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और ये लोकेटेड कहाँ होता है, फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू अपस्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन की बात करें बेटा तो ये रीजन होता है बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, दोनों के बीच का है ना, तो ये दोनों के बीच का रीजन होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। फाइन। नाउ टर्मिनेटर जो होता है ये साइट होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। लोकेटेड, इसका लोकेशन कैसे होता है, टूवर्ड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डाउनवर्ड होते हैं, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड। सो दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपको बता दिया ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। नाउ जीन, अब भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन की बात हो रही है तो जीन भी देख लेते हैं। जीन जो होता है दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वी ऑल नो दैट। अब सी जो डीएनए सीक्वेंस होता है कोडिंग फॉर आरएनए, इसमें होते हैं एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। नाउ सिस्ट्रॉन जो होता है ये एक सेगमेंट होता है डीएनए कोडिंग का फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, लेकिन कब, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब। इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जीन, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जीन के पास। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सी बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो सिंथेसिस होती है आरएनए का, ये कैटलाइज्ड होते हैं बाय अ सिंगल आरएनए। नाउ सी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप में होता है। ये आपके बगल में डायग्राम लिखा हुआ है, देखिए इनिशिएशन, शुरुआत हो गई है, ओके। तो यहाँ पे ये देखो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, यहाँ पे प्रमोटर, ये आरएनए पॉलीमरेज, और ये सिग्मा फैक्टर होता है जिसकी वजह से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। अब भाई इनिशिएशन के बाद आते हैं एलोंगेशन पे, तो यहाँ वाली साइड जो होती है यहाँ पे भी एलोंगेशन होता है। फाइन। अब टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन पे देखो ये धीरे धीरे टर्मिनेट होने लगता है और ये पास होने लगता है इधर, तो ये टर्मिनेशन की साइट आ जाती है और इसे हम लोग कहते हैं
रो फैक्टर। ये दोनों सिग्मा फैक्टर है और ये रो फैक्टर है। फाइन। एक क्वेश्चन में आपसे फैक्टर भी पूछा था कि कहाँ कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जब हम लोग अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे अभी अरिहंत क्वेश्चन पेपर, तभी सैंपल पेपर। नाउ अगर ट्रांसक्रिप्शन देखें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो होते हैं 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, दैट इज 1, 2 and 3. The catalyze the synthesis of all type of RNA. Now जो RNA polymerase 1 होते हैं that is RNAs, जो RNA polymerase 2 होते हैं ये mRNA होते हैं, और जो polymerase 3 होते हैं they are tRNA. क्लियर? चलिए आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं भाई। जो mRNA होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट, दे प्रोवाइड टेम्पलेट। अब नाउ जो tRNA होते हैं दे ब्रिंग द अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की ये रीडिंग करते हैं। फिर जो rRNA होते हैं प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये उसके स्ट्रक्चर को, उसके कैटालिटिक रोल को देखते हैं, चेक करते हैं और वहां पे वैसा रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सी ये वाला डायग्राम जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका डीएनए है और यहाँ से ये वाला प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं कैप, दैट स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम। अब ये वाला देखो प्रोसेस, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है। ये आरएनए की स्प्लाइसिंग स्टार्ट होने वाली है। नाउ इसके बाद होता है पॉलीएडेनाइलेशन, तो ये पॉलीएडेनाइलेशन हो रहा है, दैट इज पॉली ए टेल। अब ये ओवरऑल मैसेंजर एमआरएनए है। चलिए आगे देखें हम लोग। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं ये कंटेन करते हैं बोथ एक्सॉन्स और इंट्रॉन को, एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है ना, इसी की बात हो रही है, एक्सॉन और इंट्रॉन को। और ये कैसे होता है, दैट इज नॉन फंक्शनल, वहां स्ट्रक्चर बताया, यहाँ फंक्शन बता रहे हैं। सो दैट इज इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं और ये नॉन फंक्शनल होते हैं। नाउ इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। फिर इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, सी यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है ना, स्प्लाइसिंग की कंडीशन आ गई है जिसमें जो इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इंट्रॉन इज रिमूव एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड। ये भी क्वेश्चन था कि आरएनए की स्प्लाइसिंग में कौन रिमूव होता है, सो इंट्रॉन रिमूव होते हैं और एक्सॉन्स जॉइंड हो जाते हैं इन अ डिफाइंड ऑर्डर। इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स जॉइंड हो जाते हैं डिफाइंड ऑर्डर में। चलिए, जो एचएनआरएनए होते हैं दैट इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसमें एडिशनल प्रोसेसिंग होने लगती है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। डायग्राम आप खोल के रखिए, मुझसे देखते रहिए। नाउ कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जिसका नाम होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। अब इसके बाद जो टेलिंग होती है पॉलीएडेनाइलेटेड टेल की, दैट इज एडेड एट 3 प्राइम एंड। वो कहाँ ऐड होता है, 3 प्राइम एंड में, लेकिन किस में, टेम्पलेट में, इंडिपेंडेंट मैनर में। किस मैनर में, इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट में वो ऐड हो जाता है। चलिए, ये सारी चीजें तो थी भाई, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, रेप्लिकेशन कैसे हुआ। अब मेन चीज जो है दैट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है भाई, सो जेनेटिक कोड जो है ये रिलेशन होता है, अब किस में होता है, रिलेशन होते हैं ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस के इन अ पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का रिलेशन होता है एमआरएनए में। नाउ ये डायरेक्ट जो होते हैं सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड के, इट इज अ डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब, ठीक है। नाउ जॉर्ज गैमो जो थे इन्होंने सजेस्ट किया था दैट जेनेटिक कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अक्सर आपने देखा होगा AUG, UUU, तो ये हमेशा 3 के ही फॉर्म में होते हैं। अब ये 3 का फॉर्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो जेनेटिक कोड होता है ये हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन में होता है और 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं।
सो हगोवन खुराना, जिन्होंने डेवलप किया था केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए, छोटे छोटे काम, मतलब उनके लिए बहुत बड़े काम थे, लेकिन अगर आज हम लोग पढ़े तो हम लोग के लिए एक सेंटेंस में ये चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मेजर काम थे। उसके बाद मार्शल और निरेनबर्ग सेल ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। फिर इन्होंने बताया, जो मार्शल साहब थे, इन्होंने बताया कि जो सेल फ्री सिस्टम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फाइनली ये हेल्प करते हैं फॉर द कोड टू बी डेसिफर्ड। अब ये जेनेटिक कोड है आपके, ये पहला पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, एंड दैट इज थर्ड पोजीशन। यहाँ पे देखो U है, C है, A है एंड G है। दैट इज नॉट V, ये U है, U। अब ये भी U, C, A, G। आप लोगों ने ये कोड्स तो बनाए ही होंगे, U, C, A, G अपनी नोटबुक में। फाइनली ऐसे ये कंटिन्यू होता है और सारे कोड्स आप देख लीजिएगा बच्चों, सारे नाम भी इसमें मेंशन है आपकी बुक में। जेनेटिक कोड के भी कुछ फीचर्स हैं। अब वो फीचर क्या है? ये जो कोड होते हैं ये ट्रिपलेट में होते हैं, अभी जस्ट बताया। 61 कोडॉन्स होते हैं फॉर अमाइनो एसिड, 61 कोडॉन होते हैं अमाइनो एसिड के लिए, और 3 कोडॉन होते हैं दैट डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो उसका हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन। नाउ कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं दैट कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, उसमें एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, और ये जो कोड होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, दैट कोड इज डिजेनरेट। द कोडॉन जो होते हैं रीड इन mRNA। कहाँ रीड होते हैं? mRNA में। किस फैशन में? कॉन्टिजियस फैशन में। देयर आर नो पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कंटिन्यूएशन होता है सिर्फ। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये जो कोड होते हैं दैट इज नियरली यूनिवर्सल, ये सारे लिए यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलिनिन। ये वाला किसके लिए कोड होता है? बैक्टीरिया और ह्यूमन में फिनाइल एलिनिन के लिए होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह होते हैं, इसमें भी है। अब ये किस में एक्सेप्शन फाउंड मिला? ये एक्सेप्शन आपको मिला माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स में और कुछ प्रोटोजोआ के कोडॉन्स में भी मिले। नाउ AUG जो है इसके डबल फंक्शन है। AUG हैज डुअल फंक्शन, इट कोड फॉर मेथियोनिन, ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है, एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है। ये बहुत मतलब काम वाला बंदा है कोड्स में। UAA, UAG, UGA ये जो होते हैं स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन भी पूछे जाते हैं कि कौन से होते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, बेसिकली जेनेटिक कोड भी पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन और जेनेटिक कोड्स का क्या रोल है। म्यूटेशन क्या होता है? कहीं भी चेंजेस जो हो जाते हैं DNA में, अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ गए हैं तो उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अब अगर 6 पोजीशन पे है ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर 6 पोजीशन पे है बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन के, तो वो उसकी वजह से होता है अमाइनो एसिड जो रेजिड्यू होते हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। ओके, यहाँ पे चेंजेस किस में हो रहे हैं? बीटा ग्लोबिन चेन में हो रहा है, और कहाँ पे? हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से होता है चेंजेस हो जाते हैं अमाइनो एसिड रेजिड्यू ऑफ ग्लूटामेट टू वैलिन, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। फाइन, तो म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होती है, जैसे अभी हम लोग लास्ट अभी चैप्टर में पढ़ रहे थे। म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की बात करें तो इसमें क्या होता है? या तो कुछ इंसर्ट हो जाता है या कुछ डिलीट हो जाता है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ 3 ऑफ its multiple bases, insert or delete on multiple codon, hence one or more amino acid are reading frame.
अगर कुछ ऐड होता है तो भी प्रॉब्लम है, डिलीट होता है तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस म्यूटेशन होने लगता है। अब कभी कभी म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी अच्छा नहीं भी होता है। सी पॉइंट म्यूटेशन में आपने देखा सिकल सेल एनीमिया होता है। अब फ्रेम अगर रिमेन अनऑल्टर्ड रहे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स तो क्या होता है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, रीडिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है। सच म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। अगर कोई फ्रेम ही इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया है तो उसे फ्रेम शिफ्ट कहेंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट में डिसऑर्डर्स में देखा था। चलिए टीआरएनए द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए क्या है भाई? सो टीआरएनए को हम लोग कहते हैं एडॉप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीकोडॉन लूप होते हैं और बेसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू कोड प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, और उसके पास अमाइनो एसिड एक्सेप्टर भी होते हैं जो कि अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं। सी बेसिकली इसमें होता क्या है, जो टीआरएनए होता है इसे हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक एंटीकोडॉन लूप होता है। अब ये जो लूप होता है इसके पास बेस कॉम्प्लीमेंट्री कोड प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में, और ये जो होते हैं इनके पास अमाइनो एसिड एक्सेप्टर भी होते हैं जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो होता है वो बाइंड करता है। सो दैट टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा था बेटा कि क्या हर अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होता है? सो यस, हर एक अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। नाउ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, ये क्लोवर लीफ के शेप का होता है। दैट इज द शेप ऑफ क्लोवर लीफ। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, दैट इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल। ये देखो, ये इन्वर्टेड एल के शेप का दिख रहा है ना? तो ये इन्वर्टेड एल के शेप का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, ये है एडेप्टर मॉलिक्यूल जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है डायग्राम, और वहां से भी आप देख सकते हो। आगे बढ़े हम लोग। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और ये फॉर्म करते हैं पॉलीपेप्टाइड को। इसकी हेडिंग है बेटा ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये नहीं है। ओके, नाउ जो ऑर्डर और सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ये डिफाइंड होता है बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। किसके सीक्वेंस के बेसिस पे? एमआरएनए में। और जो अमाइनो एसिड होते हैं ये जॉइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ये जॉइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। क्लियर? कौन जॉइंड होते हैं? अमाइनो एसिड जॉइंड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सो ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो देखो इसमें दो चीजें होती हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू चार्ज टीआरएनए। एक तो पहले चार्जिंग होती है टीआरएनए और दूसरा उसके बाद फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का बिटवीन टू चार्ज टीआरएनए। दो चार्ज टीआरएनए के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। कैसे होता है? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो ये स्टार्ट होते हैं AUG से। नाउ mRNA जो होता है उसके पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो कि नॉट वो ट्रांसलेट नहीं हो सकते और उसे हम लोग कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR। फॉर इनिशिएशन, शुरुआत करने के लिए, जो इनिशिएशन करने के लिए राइबोसोम जो होता है वो बाइंड करता है mRNA से। राइबोसोम बाइंड विथ mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन से होगा तो राइबोसोम बाइंड करने लगता है mRNA में स्टार्ट कोडॉन से। अब सी, राइबोसोम जो होते हैं दैट मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। भाई वो कोडॉन टू कोडॉन मूव करेंगे अलोंग mRNA फॉर इलोंगेशन, और साथ में इलोंगेशन होते रहता है प्रोटीन चेन्स का। फिर एट द एंड में क्या होता है? रिलीज फैक्टर। जो रिलीज फैक्टर होता है दैट इज बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन, वो बाइंड कर लेता है स्टॉप कोडॉन से। नाउ टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम। फिर क्या होता है? टर्मिनेशन होने लगता है ट्रांसलेशन का और रिलीज हो जाता है पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम। चलिए, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। देखो यहाँ पे आके बाइंड होते हैं ये चेन और फिर धीरे धीरे इधर से
निकलते चले जाते हैं। इधर से फ्रेश tRNA आते हैं और वो भी इसे बाइंड करते रहते हैं। ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन देखते हैं। सो ऑल द जीन आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली, हर जीन की जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टेंटली। द जीन्स नीडेड ओनली सम टाइम आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन, जो कभी कभी यूज होते हैं दैट इज रेगुलेटरी जीन एंड आर मेड टू फंक्शन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, और इसकी जरूरत जब कभी कभी होगी तभी ये फंक्शन करेंगे। रिमेन नॉन फंक्शनल एट अदर टाइम, बाकी टाइम पे ये नॉन फंक्शनल रहते हैं, बिना काम के पड़े रहते हैं। सो ये जो रेगुलेटेड जीन होते हैं इनकी रिक्वायर्ड होती है टू स्विच ऑन और ऑफ, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए पार्टिकुलर फंक्शन पे। ओके, स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है एक पर्टिकुलर फंक्शन में। अब नाउ देखो लैक ओपेरॉन की बात करें तो ये जो लैक ओपेरॉन होता है ये कंसिस्ट करते हैं कुछ रेगुलेटरी जीन को जो कि होते हैं आई, ठीक है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं दैट इज Z, Y एंड A। 3 स्ट्रक्चरल होते हैं और एक रेगुलेटरी जीन होता है। फाइन, रेगुलेटरी जीन ही ऑन या ऑफ करता है। अभी इसका प्रोसेस बताते हैं, ऑन ऑफ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सी, जो जीन होते हैं आई कोड के दैट इज फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन के लिए ये रिप्रेसर का काम करता है जीन आई। जीन जेड जो होते हैं दैट इज फॉर, ये जो जीन जेड है दैट इज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए। किसकी हाइड्रोलिसिस? डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस करेंगे ना भाई, उसी की तो बात हो रही है। और लैक्टोज जो होते हैं ये मोनोमरिक होते हैं, मोनोमरिक यूनिट होते हैं गैलेक्टोज और फिर ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नाउ जीन वाई की अगर बात करें तो ये कोड करते हैं फॉर परमिएज, जो कि इंक्रीज करते हैं सेल की परमिएबिलिटी को, दैट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल। अब जीन ए जो होता है ये इनकोडेड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ये जीन ए। क्लियर? चलिए भाई देखते हैं। ये लैक ओपेरॉन के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, सुना होगा, फिर से देख लेते हैं। सी, ये पी है, ये आई है, ये पी, ये ओ, ये जेड, ये वाई, ये ए। अब इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज एब्सेंट है यहाँ पे तब, तो ये देखो रिप्रेसर mRNA फॉर्म कर रहे हैं रिप्रेसर को, और यहाँ से ये जो रिप्रेसर हो रहा है, ये वाला रिप्रेसर जो है दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये बाइंड हो रहा है ऑपरेटर रीजन में और प्रिवेंट कर रहा है RNA पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। नाउ अगर दूसरे में देखो तो ये इंड्यूसर के प्रेजेंट में है, मतलब यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट था और यहाँ पे लैक्टोज वो प्रेजेंट है, इंड्यूसर लैक्टोज होता है। सो सी, ये रिप्रेसर mRNA है, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लैक mRNA का फॉर्मेशन होता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट इज परमिएज, और यहाँ ट्रांसलेशन होता है तो ये ट्रांस एसिटाइलेज होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये एब्सेंस और प्रेजेंस में भी केस पूछा जा सकता है कि क्या होगा। लैक्टोज जो है दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एक सबस्ट्रेट होता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये रेगुलेट करता है स्विचिंग को ऑन और ऑफ में ओपेरॉन के, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंड्यूसर। रेगुलेशन जो होता है लैक ओपेरॉन का बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन, याद रखिएगा। ओपेरॉन जो होते हैं, ऑपरेशन जो होते हैं लैक ओपेरॉन में दैट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, ये पॉजिटिव रेगुलेशन के ही कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप सबको पता है ह्यूमन की बॉडी के बारे में, इनके जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में पूरी स्टडी की गई थी। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये लॉन्च हुआ था 1990 में, दैट लॉन्च इनटू 1990 टू फाइंड आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, ताकि पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस पता चल जाए। अब सी,
इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्निक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया गया ताकि आइसोलेट और क्लोन किया जा सके डीएनए सेगमेंट्स को फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, जिससे डीएनए सीक्वेंस का पूरा पता चल जाए। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था बच्चों, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं था, इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट था, उन सब पे भी स्टडी की गई थी। गोल्स क्या थे? सो आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, जितने जीन है उन सबको आइडेंटिफाई करना, दैट इज 20,000 to 25,000 in human DNA. Now determining the sequence of 3 billion chemical base pair that make up human DNA. सबको डिटरमाइन करना था, 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर थे उन सब का डिटर्मिनेशन करने के लिए। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस के फॉर्म में इन सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए अपने टूल्स को इम्प्रूव करना। ट्रांसफर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अदर सेक्टर जैसे आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इन सब के फील्ड के लिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए। टू एड्रेस द लीगल, एथिकल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज ड्यू टू प्रोजेक्ट, बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं तो उन सबको एड्रेस करने के लिए। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या भाई? सो प्रोजेक्ट जो था दैट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसका जो मेथड था इन्वॉल्व थे इसमें 2 मेजर अप्रोचेस। पहला था फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, दैट एक्सप्रेस एज आरएनए कॉल्ड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और जो सेकेंड था दैट इज सीक्वेंसिंग दैट ऑल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, तो ये इसके 2 मेजर अप्रोचेस थे जिसके लिए ये काम किया गया था। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ह्यूमन के सेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, उसके बारे में टोटल एनालिसिस की गई। कुछ फीचर्स भी थे, लेट्स सी। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था दैट इज 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। जो एवरेज जीन होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं लगभग 3000 बेसेस, बट जो साइज होती है ये वैरी करती है ग्रेटली, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। नाउ विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डायस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस, जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है दैट इज डायस्ट्रोफिन और ये 2.4 मिलियन बेस है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, 2% से कम ही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेपिटेटिव सीक्वेंस जो थे ये स्ट्रेचेस थे डीएनए सीक्वेंस के लिए दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, समटाइम 100 और 1000 टाइम। रिपीटिशन बहुत ज्यादा था, कभी कभी 100 थे, कभी कभी thousands थे। क्रोमोसोम जो है one has most gene that is 2968 and Y has the fewest 231। ये भी क्वेश्चन आया था बेटा जब हम लोग अरिहंत के सैंपल पेपर वाली बुक सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें कि क्रोमोसोम 1 के पास हाईएस्ट किस में होता है और लोवेस्ट किस में होता है। तो हाईएस्ट होते हैं क्रोमोसोम 1 में, उसमें होते हैं 2968, और Y जो होता है उसमें कुछ ही होते हैं दैट इज 231। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences SNP, जिससे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है दैट इज ह्यूमंस में होता है। चलिए द लास्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप सबको पता होगा। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये बड़ा क्विक वे है कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी 2 इंडिविजुअल। जैसे क्राइम अगर कहीं होते हैं तो उस जगह पे ये बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है कि जो पर्सन है उसने किया है या किसी और ने किया है। इट इंक्लूड द आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी बता देते हैं। डीएनए सीक्वेंस जो है दैट इज रेपिटेटिव
डीएनए, बिकॉज इन दिस रीजन स्मॉल स्ट्रेचेस जो होते हैं डीएनए के वो रिपीटेड होते हैं मेनी टाइम, कई बार वो रिपीटेड होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कॉम्पोजिशन, जो लेंथ होती है सेगमेंट की और नंबर होते हैं रेपिटेटिव यूनिट के, इसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। और ये क्लासिफाइड होते हैं कुछ कैटेगरीज में। अब वो कैटेगरीज यहाँ पे है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए सीक्वेंस में इज द बेसिस फॉर जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग के लिए और ह्यूमन जीनोम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्निक है फिंगर प्रिंटिंग की वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय जेफरी, एलेक जेफरी ने इसको इन्वेंट किया था, यूज किया था, डेवलप किया था। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह यूज किया। टू हाई पॉलीमॉर्फिज्म वाज कॉल्ड VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसे कहा जाता है। चलिए प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन होगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए होता है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है डीएनए का विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर सेपरेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट का बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। ट्रांसफरिंग डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सिंथेटिक मेम्ब्रेन के। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब। एट द लास्ट डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका भी सीक्वेंस याद रखिएगा, इसके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है सीक्वेंस दे दे, जंबल करके दे दे और आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना हो। नाउ ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पूरा जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम है वो ये है। सबसे पहले पैटर्नल क्रोमोसोम है और मैटरनल क्रोमोसोम है। ओके, तो ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। अब यहाँ पे देखो ये एक डीएनए है क्राइम सीन का जहाँ से लिया गया है, और ये 2 पर्सन हैं जिनके डीएनए के सैंपल्स ले गए हैं। उनकी अब पूरा जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा उस प्रोसेस के थ्रू ये पूरा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एम्पलीफाइड रिपीट देखा जा रहा है बाय द साइज ऑफ जेल, जो कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू हमें मिल रहा है। फाइन, चलिए तो ये था बच्चों आपका जेनेटिक्स का चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम उसको जरूर आंसर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।